हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजे एजुकेशन में। आज हम उत्तराखंड पशुधन प्रसार अधिकारी का जो हमारा बैक्टीरिया का पार्ट 1 हुआ था उसका पार्ट 2 देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये। 2 पार्ट के बाद आपका बैक्टीरिया क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यदि आप बीजे एजुकेशन के चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारी प्लेलिस्ट बनी है उससे, जिसमें हमने सिलेबस के रिगार्डिंग बहुत सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस किए हैं, PYQs किए हैं, तो आप उसको देखिएगा। और बैक्टीरिया का ये पार्ट तो इम्पोर्टेंट रहेगा ही। ठीक है, क्लास लंबी हो सकती है लेकिन इम्पोर्टेंट रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हमने 20 क्वेश्चंस किए थे तो 21 से स्टार्ट करेंगे और ये रहा आपका 21st क्वेश्चन। ठीक है, बोथ लैंग्वेज में है तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। Mycobacterium vaccae uses propane as source of energy. It also converts cyclohexane to cyclohexanone, which it does not use, but it is used by Pseudomonas as source of energy. What type of association exists between Mycobacterium and Pseudomonas? माइकोबैक्टीरियम वैके ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रोपेन का क्या करता है, उपयोग करता है। ये साइक्लोहेक्सेन को साइक्लोहेक्सेनॉन में बदलता है, जिसका यह स्वयं उपयोग नहीं करता, लेकिन स्यूडोमोनास द्वारा इसे ऊर्जा के स्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है। माइकोबैक्टीरियम और स्यूडोमोनास के बीच किस प्रकार का संबंध है, तो आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं असहभोजिता, सहभोजिता, सहक्रियाशीलता या सहोपकारिता। बताइए कौन सा राइट होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सहभोजिता। ठीक है, कमेंसलिज्म। ठीक है, तो इसको देखते हैं एक्सप्लेनेशन इसका। In this biological relationship, the Pseudomonas bacteria benefit because they use the cyclohexanone produced by Mycobacterium vaccae as an energy source. On the other hand, Mycobacterium vaccae is completely unaffected. It neither benefits from Pseudomonas nor is it harmed. An ecological interaction where one species benefits while the other is neither helped nor harmed is known as commensalism. ठीक है, इस जैविक संबंध में स्यूडोमोनास बैक्टीरिया को लाभ होता है क्योंकि वे माइकोबैक्टीरियम वैके द्वारा बनाए गए साइक्लोहेक्सेनॉन का क्या करता है, उपयोग ऊर्जा के रूप में करते हैं। वहीं दूसरी ओर जो माइकोबैक्टीरियम है वैके इस पूरी प्रक्रिया से पूरी तरह क्या होते हैं, अप्रभावित होते हैं। न तो उसे स्यूडोमोनास से कोई फायदा होता है और न ही कोई नुकसान होता है। पारिस्थितिकीय यानी इकोलॉजी में ऐसा संबंध जहां एक जीव को लाभ होता है और दूसरे जीव अप्रभावित रहता है उसे हम सहभोजिता कहते हैं। ठीक है, तो आपका पहला प्रश्न क्लियर हुआ होगा। तो देख सकते हैं आप कितना लेंथी प्रश्न था। ठीक है, और इम्पोर्टेंट प्रश्न था। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 22। Which one of the following disease is caused by bacteria? निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है। ऑप्शन है आपके चेचक, रेबीज, तपेदिक टीबी या खसरा। ठीक है, क्या होता है फिर। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ट्यूबरक्लोसिस या फिर तपेदिक, इसको टीबी भी कहते हैं। ठीक है, तो वो किससे होता है, बैक्टीरिया से। Tuberculosis is caused by the bacteria Mycobacterium tuberculosis. It is potentially serious infectious bacterial disease that mainly affects the lungs but can also affect other parts of body. It transmits when someone coughs or sneezes and someone else inhales the expelled droplets which contain TB bacteria, whereas smallpox, rabies and measles disease are caused by viruses. तो यहाँ से आपको बाकी का भी पता चल गया। जो तपेदिक टीबी है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। यह एक संभावित गंभीर संक्रामक जीवाणु रोग है जो मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है, लेकिन शरीर के अन्य हिस्सों को भी प्रभावित कर सकता है। ये कब फैलता है फिर, जब कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता है, छींकता है और कोई अन्य व्यक्ति उन बूंदों को सांस के साथ अंदर लेता है। जबकि चेचक, रेबीज और खसरा रोग जो आपके बाकी के ऑप्शन है वो सब किसके द्वारा होते हैं, विषाणु के कारण होते हैं। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। एन ऑटोक्लेव इज यूज्ड फॉर। ठीक है, एक ऑटोक्लेव का उपयोग किया जाता है। कब किया जाता है फिर,
इनोकुलेशन के लिए, स्टेलाइजेशन के लिए, आइसोलेशन के लिए या फिर आइडेंटिफिकेशन के लिए? किसके लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेरिलाइजेशन के लिए, जिसको हम जीवाणु नाशन भी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी नोट करते रहिएगा। An autoclave is used for sterilization. Autoclaves are also known as steam sterilizers and are typically used for healthcare or industrial applications. An autoclave is a machine that uses steam under pressure to kill harmful bacteria, viruses, fungi, and spores on items that are placed inside a pressure vessels. जो ऑटोक्लेव का उपयोग स्टेलाइजेशन यानी जीवाणु नाशन के लिए किया जाता है, ऑटोक्लेव को स्टीम स्टेलाइजेशन यानी भाप से कीटाणु रहित करने वाली मशीन भी कहा जाता है। यह एक ऐसी मशीन है जो उच्च दबाव वाले बर्तन के अंदर रखी वस्तुओं पर मौजूद हानिकारक जो बैक्टीरिया हैं, वायरस है, कवक और जीवाणु होगा। ठीक है, यहाँ पे बीजाणुओं लिखा है। जीवाणुओं को मारने के लिए दबाव युक्त भाप आमतौर पर 121 से 134 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट के लिए उपयोग करती है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 24। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द बैक्टीरियल सेल वॉल? ठीक है, प्रश्न समझे। जीवाणु कोशिका भित्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों दिखा देता हूँ एक बार ताकि किसी बच्चे को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इट इज़ मेड ऑफ म्यूकोपेप्टाइड, इट इज़ नॉट एंटीजेनिक, इट गिव्स शेप टू द बैक्टीरियल सेल, इट डज नॉट सेल सेल्यूलोज। जो जीवाणु कोशिका भित्ति है के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी यहाँ पे आपको कथन दिए हैं, कौन सा सही नहीं बता रहा है वो बताना है। ठीक है, यह म्यूकोपेप्टाइड से बनी होती है, यह एंटीजेनिक नहीं होती, यह जीवाणु कोशिकाओं को आकार देती है, इसमें सेल्यूलोज नहीं होता। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। इसने क्या कहा है, यह एंटीजेनिक नहीं होती, लेकिन रियलिटी में यह एंटीजेनिक होती है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ऐसे घुमाते भी हैं प्रश्न, इसका आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, एज पर द बुक टेक्स्ट it states that the bacterial cell wall is made of peptidoglycan or mucopeptide and claims it is not antigenic. Scientifically, bacterial cell wall do contain antigenic property, which is why statement B is marked as a not true. Option in the context of questions logic. देखिए पुस्तक के अनुसार, जैसे ये मैंने पुस्तक से लिया है, ठीक है, तो बैक्टीरियल सेल वॉल और म्यूकोपेप्टाइड या जो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, विकल्प बी कहता है कि ये एंटीजेनिक नहीं होती, जो कि सत्य नहीं है, अर्थात यह गलत कथन है, क्योंकि वैज्ञानिक रूप से जो बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति होती है वो एंटीजेनिक गुण प्रदर्शित करती है, जो हमारी प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय करते हैं। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 25। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज बाय बैक्टीरियल पैथोजन? निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु रोगजनक के कारण होता है? कौन सा होता है फिर? ऑप्शन है आपके पास, फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल, क्लब रूट ऑफ क्रूसिफस, येलो वेन मोजेक ऑफ भिंडी, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। कौन सा होगा फिर? हिंदी में भी दिखा देते हैं आपको। कौन सा राइट होगा? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, सेब का फायर ब्लाइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, क्वेश्चन नंबर 25 का। फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल। फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल इज अ कॉमन एंड वेरी डिस्ट्रक्टिव बैक्टीरियल डिसीज ऑफ एप्पल एंड पियर्स। ठीक है, दिस डिसीज इज कॉज बाई बैक्टीरियम एरविना अमाइलोवोरा। Fire blight largely affects members of the rose family Rosaceae. It attacks blossoms, leaves, shoots, branches, fruits and roots. सेब का फायर ब्लाइट सेब और नाशपाती का एक विनाशकारी जीवाणु रोग है। ये रोग
इरविनिया इमाइलोवोरा नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, तो आपको ये बैक्टीरिया का नाम भी आना चाहिए। ये मुख्य रूप से गुलाब परिवार यानी रोजेसी के सदस्यों के फूलों, पत्तियों, टहनियों, फलों और जड़ों को क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न था। आगे की ओर देखते हैं, कमेंट बॉक्स में बताना आपके कितने सही हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, बैक्टीरियल कन्वर्जन ऑफ NO3 टू N2 इज कॉल्ड। ठीक है, नाइट्रेट NO3 का नाइट्रोजन गैस N2 में जीवाणु द्वारा रूपांतरण क्या कहलाता है? क्या कहलाता है फिर? अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन या डीनाइट्रिफिकेशन? क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, डीनाइट्रिफिकेशन। ठीक है, द बैक्टीरियल कन्वर्जन ऑफ NO3 to N2 is called denitrification. Denitrification is a microbially facilitated process where nitrate and nitrites are reduced and ultimately produce molecular nitrogen through a series of intermediate gaseous nitrogen oxides. NO3 का N2 में जीवाणु रूपांतरण डीनाइट्रिफिकेशन या वीनाइट्रिफिकेशन कहलाता है। यह सूक्ष्म जीवों द्वारा संचालित एक प्रक्रिया है जहां नाइट्रेट और नाइट्राइट कम हो जाते हैं और अंततः गैसीय अवस्था में हमको क्या मिलती है, N2 मिलती है। ठीक है, इजी प्रश्न है, नहीं सोचते हैं। देखिए पेपर में क्या होता है, इजी प्रश्न हम कंफ्यूज कर जाते हैं, क्या नाइट्रिफिकेशन तो नहीं होगा करके। तो हमको इजी प्रश्न तो बिल्कुल भी गलत नहीं करने। ठीक है, अगला प्रश्न है, Which one of following is used as bio-insecticide? निम्नलिखित में से किसका उपयोग जैव कीटनाशक के रूप में किया जाता है? ऑप्शन है हमारे बेसिलस पॉलीमैक्सा, बेसिलस सबटिलिस, बेसिलस थुरिंजिएंसिस और बेसिलस ब्रेविस। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, बेसिलस थुरिंजिएंसिस। ठीक है, The bacterium Bacillus thuringiensis produces protein toxins. One of them is thuriocytes, which is active against different group of insects, including moths, flies, mosquitoes, and beetles. It is a gram-positive bacteria that acts as a biocontrol agent against cotton bollworm इंसेक्ट। देखिए ये क्या होता है आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, तो आपको ये भी याद होना चाहिए। ठीक है, बेसिलस थुरिंजियंसिस कैसा है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अब इसका हिंदी में देखते हैं, बेसिलस थुरिंजिएंसिस बैक्टीरिया प्रोटीन टॉक्सिन जहरीला पदार्थ पैदा करता है जो पतंगों, मक्खियों, मच्छरों और भृंगों सहित कीड़ों के विभिन्न समूहों को मारने में सक्षम है। यह एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है जिसका उपयोग कपास के बॉलवर्म जैसे कीटों के खिलाफ जैविक नियंत्रण यानी बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में किया जाता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 28 है, Which of the following bacteria produces protein effective for biological control of insect pests? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु कीटों के जैविक नियंत्रण बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए अप्रभावी प्रोटीन उत्पन्न करता है? कौन करता होगा फिर, बताइए। ऑप्शन है एजेटोबैक्टर क्रोकोम, माइकोबैक्टीरियम स्पीसीज, एस्चेरिचिया कोलाई, इकोलाई भी कहते हैं हम इसको, और बेसिलस थुरिंजिएसिस। तो अभी हमने पढ़ा था बेसिलस जो थुरिंजिएसिस है वही इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, मीजोसोम्स आर नॉट एसोसिएटेड विथ। मीजोसोम निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, रेस्पिरेशन, प्रोटीन सिंथेसिस। कोशिका भित्ति निर्माण से, डीएनए प्रतिकृति से, श्वसन से या प्रोटीन संश्लेषण से। तो किससे संबंधित नहीं है मीजोसोम्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन के संश्लेषण से। Mesosomes are finger-like structure folded inside the membrane of bacteria, which is similar to the cristae of mitochondria. It is involved in cellular respiration, cell wall formation, DNA replication, but not in protein synthesis, which is the function of ribosome. तो आप समझ गए होंगे इससे। तो मीसोसोम जो बैक्टीरिया होती है कोशिका झिल्ली के अंदर मुड़ी हुई उंगली जैसी संरचनाएं होती है जो माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी के समान कार्य करती है। ये सेलुलर श्वसन,
डीएनए प्रतिकृति और कोशिका भित्ति के निर्माण में सहायता करते हैं, लेकिन प्रोटीन संश्लेषण में इनकी कोई भूमिका नहीं होती। प्रोटीन बनाने का काम किसका होता है? राइबोसोम करते हैं। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 30। ठीक है, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स इन बैक्टीरिया आर लोकेटेड इन। जो आपके बैक्टीरिया में श्वसन एंजाइम कहाँ स्थित होते हैं? साइटोसोल में, माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम में या सेल मेम्ब्रेन में? कहाँ होते हैं फिर? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, कोशिका झिल्ली में, यानी आपका सेल मेम्ब्रेन्स में। In bacteria, respiratory enzymes are located in the cell membrane, especially the finger-like enfoldings of the cell membrane known as mesosomes. Discovered by Fitzjames in 1960, are the sites where respiration take place. They increase the surface area for these reaction. जो बैक्टीरिया है उसमें श्वसन एंजाइम कोशिका झिल्ली में स्थित होते हैं, विशेष रूप से कोशिका झिल्ली के अंदर की और मुड़ी हुई उंगली जैसी संरचनाओं को मीसोसोम कहा जाता है, जहां श्वसन की प्रक्रिया होती है। ये एंजाइमों के लिए सतह का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31। इन बैक्टीरिया द रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर लोकेटेड इन। बैक्टीरिया में श्वसन एंजाइम किस में स्थित होते हैं? किस में होते हैं फिर बैक्टीरिया में श्वसन एंजाइम? ऑप्शन है प्लाज्मिड, एपिसोम, मीसोसोम या न्यूक्लियोइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मीसोसोम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, जैसा कि अभी हमने इससे पहले पढ़ा था। ठीक है, फिर है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 32। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डाईएज़ोट्रॉप्स इज अ फोटोऑटोट्रोपिक इन एन अनएरोबिक। निम्नलिखित में से कौन सा डाईएज़ोट्रॉप नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया अवायवीय स्थिति में प्रकाश स्वपोषी है? कौन है फिर? नॉस्टॉक है, राइजोबियम है, क्लॉस्ट्रीडियम है या फिर रोडोस्पाइरलम है? क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रोडोस्पाइरिलम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, रोडोस्पाइरिलम। आगे की ओर बढ़ते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। रोडोस्पाइरिलम इज एन अनएरोबिक डाईएज़ोट्रॉप्स। दे आर ग्राम निगेटिव मोटाइल स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया। दे आर facultative anaerobes, meaning they can function in low oxygen or anaerobic condition for alcoholic fermentation or aerobic respiration under aerobic condition। जो रोडोस्पाइरिलम एक अवायवीय डाईएज़ोट्रॉप्स है, ये ग्राम निगेटिव गतिशील और सर्पिलाकार बैक्टीरिया होते हैं। ये विकल्पीय अवायवीय होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे ऑक्सीजन की कमी वाली स्थितियों में भी प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। तो कौन है ऐसा जो ऑक्सीजन की कमी में भी प्रकाश संश्लेषण कर लेगा बैक्टीरिया में? तो ये है आपका रोडोस्पाइरिलम। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 33। अ जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रोब यूटिलाइज फॉर क्लीनिंग ऑयल स्पिल्स इट। क्या होगा? तेल रिसाव की सफाई के लिए उपयोग किया जाने वाला आनुवंशिक रूप से इंजीनियर सूक्ष्मजीव कौन सा है? कौन सा है? स्यूडोमोनास पुटीडा, एस्केराई कोलाई यानी ई कोलाई, बेसिलस सब्टिलस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, स्यूडोमोनास पुटीटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं। Pseudomonas putida is a gram-negative rod-shaped structure. It was genetically engineered by Dr. Anand Mohan Chakrabarty with multiple plasmid to degrade pollutants. It is popularly known as superbug or
चक्रवर्ती बग and is used to clean up oil spills. Pseudomonas putida एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। इसे आनंद मोहन चक्रवर्ती द्वारा आनुवंशिक रूप से इंजीनियर किया गया था ताकि यह प्रदूषकों को नष्ट कर सके। इसे आमतौर पर सुपरबग कहा जाता है और इसका उपयोग समुद्र में फैले तेल को साफ करने में किया जाता है। तो देखिए अब आपको सुपरबग किसे कहते हैं करके आना चाहिए। तो एक प्रश्न से बहुत सारे जो आपके सवाल होते हैं ना, बहुत सारे आंसर आपको क्लियर हो जाते हैं। तो प्रश्नों को नोट कीजिए, उससे रिलेटेड जो और प्रश्न बन रहे हैं उसको भी नोट कीजिए। जैसे आनंद मोहन चक्रवर्ती के किसका बारे में बताया था उन्होंने करके पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ से आपके 2-3 प्रश्न बनते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सल्फर बैक्टीरियम? निम्नलिखित में से कौन सा सल्फर बैक्टीरिया है? नाइट्रोसोमोनास, क्लॉस्ट्रीडियम, एजिटोबैक्टर या फिर बैगियाटोआ? तो इसका राइट आंसर है आपका बैगियाटोआ, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, Begiotoa is a sulfur bacterium. They occur in sulfur-rich terrestrial and aquatic environments. They derive their energy by oxidizing reduced sulfur compounds like hydrogen sulfide, H2S लिखते हैं जिसको हम। ठीक है, बैगियोटोआ एक सल्फर बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया सल्फर युक्त स्थलीय और जलीय वातावरण में पाए जाते हैं। ये हाइड्रोजन सल्फाइड H2S जैसे यौगिकों का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं और तत्वीय सल्फर का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, टिटनस डिसीज इज कॉज्ड बाय? टिटनस रोग किसके कारण होता है? माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, साल्मोना टाइफोसा, डिप्लोकोकस निम्नाई या क्लॉस्ट्रीडियम टिटनी? किसके द्वारा होता है? तो आपका टिटनस रोग किससे होता है? क्लॉस्ट्रीडियम टिटनी। ठीक है, टिटनस ऑल्सो नोन एज लॉकजो is a serious infection caused by bacterium Clostridium tetani. Its spores usually enter the body through a wound यानी घाव। ठीक है, where they release a neurotoxin that interferes with the nerves controlling muscles movement causing stiffness. टिटनस जिसे लॉकजॉव भी कहा जाता है, क्लॉस्ट्रीडियम टिटनी नामक बैक्टीरिया के कारण होने वाला एक गंभीर संक्रमण है। इसके बीजाणु आमतौर पर घाव के माध्यम से शरीर में प्रवेश करते हैं और एक न्यूरोटॉक्सिन छोड़ते हैं जो मांसपेशियों की गति को नियंत्रित करने वाली नसों को प्रभावित करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अगला प्रश्न, द पेक्टिन डाइजेस्टिंग माइक्रोब यूटिलाइज इन फ्लेक्स जूट स्टेम रेटिंग इज? सन जूट के तने को सड़ाने में उपयोग किए जाने वाले पेक्टिन पचाने वाले सूक्ष्मजीव है। माइरोथेशियम, वेरुकेरिया, क्लॉस्ट्रीडियम फैल्सिनियम, म्यूकर ह्यूमिलस या फिर एस्परजिलस नाइजर? क्या है फिर इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, क्लॉस्ट्रीडियम फैल्सिनियम। ठीक है, क्लॉस्ट्रीडियम फैल्सिनियम is a gram-positive bacteria used in the ratting process of flax and jute stem. Ratting is a controlled microbial decomposition of pectin which holds the plant cell together to easily separate and extract the fibers. Clostridium फैल्सिनियम का उपयोग सन और जूट के रेटिंग यानी आपका पानी में सड़ाने की प्रक्रिया में किया जाता है। ये सूक्ष्म जीव पौधे के तने में मौजूद पेक्टिन को पचाता है। ठीक है, जिससे जूट और सन के रेशों को आसानी से अलग किया जा सकता है। ठीक है, अब आगे की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है, साइक्लोहेक्सेमाइड एक्टिडायोन किससे अलग किया जाता है? ठीक है, साइक्लोहेक्सेमाइड एक्टिडायोन वॉज आइसोलेटेड फ्रॉम? किससे किया जाता है फिर? स्टेप्टोमाइसिस ग्रीशियस, जेंथोमोनास सिट्री, इरविनिया एमाइलोवोरा या स्टेप्टोमाइसिस प्रजाति यानी स्पीसीज उसकी? किससे किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्टेप्टोमाइसिस ग्रीशियस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, स्टेप्टोमाइसिस ग्रीशियस।
Cyclohexamide is a naturally occurring fungicide isolated from the bacterium Streptomyces graeus in 1949. It is highly toxic and works by inhibiting protein synthesis in eukaryotes. साइक्लोहेक्सेमाइड एक कवकनाशी है जिसे 1949 में स्टेप्टोमाइसिस ग्रीशियस नामक बैक्टीरिया से अलग किया गया था। यह बहुत जहरीला होता है, ठीक है, और यूकैरियोटिक जीवों में प्रोटीन संश्लेषण को रोककर काम करता है। तो इम्पोर्टेंट है, नोट कीजिएगा इसको, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा बहुत इजी प्रश्न है। अगर इजी प्रश्न था तो क्या ये आपको आता था पहले? ठीक है, जितने प्रश्न अभी तक किए उसमें से कितने सही हुए? ठीक है, आप पूरा सारे सवालों के जवाब खुद करिए, उसके बाद सोचिए कि हाँ, अगर मान लीजिए मैंने 60 क्वेश्चन कराए, आपके 50 सही हो रहे थे क्या, 40 सही हो रहे थे क्या? अगर हो रहे थे तो बहुत अच्छी बात है, फिर आपने पढ़ा है, पढ़ाई की है तो उसका परिणाम आपको परीक्षा में मिलेगा, ठीक है। अब आगे की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है, सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स आर फाउंड इन। वृत्ताकार सर्कुलर डीएनए अणु पाए जाते हैं किस में पाए जाते हैं? टीएमवी में, बैक्टीरिया, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया में, यीस्ट में या वोल्वॉक्स में? कहाँ पाए जाते हैं फिर? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, बैक्टीरिया, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, तीनों में पाए जाते हैं, ठीक है। Circular DNA is a hallmark of prokaryotic organism like bacteria. Additionally, semi-autonomous organelles in eukaryotic cells such as mitochondria and chloroplast also possesses their own circular DNA, supporting the endosymbiotic theory. वृत्ताकार गोल डीएनए प्रोकैरियोटिक जीवों जैसे बैक्टीरिया की विशेषता है। इसके अलावा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाले अर्धस्वायत्त कोशिकांगों माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी अपना स्वयं का वृत्ताकार डीएनए मौजूद होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39। इंसेक्ट रेजिस्टेंस ट्रांसजेनिक कॉटन हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड बाई इंसर्टिंग अ पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम। कीट प्रतिरोधी ट्रांसजेनिक कपास बीटी कॉटन किसके डीएनए का एक टुकड़ा डालकर उत्पादित किया जाता है? किसका डाला जाता है फिर एक टुकड़ा? एन इंसेक्ट, अ बैक्टीरियम, अ वाइल्ड रिलेटिव ऑफ कॉटन, अ वायरस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अ बैक्टीरियम, एक जीवाणु का, ठीक है। Insect resistance transgenic cotton BT cotton is produced by inserting the cry gene from the soil bacterium Bacillus thuringiensis. These genes produce a toxin BT toxin that is harmful to specific insect pest like bollworms. कीट प्रतिरोधी ट्रांसजेनिक कपास जिसे बीटी कपास भी कहा जाता है बेसिलस थुरिंजिएसिस नामक एक मिट्टी के जीवाणु है। मिट्टी के जीवाणु से क्राई जीन निकालकर बनाया गया है। ये जीन एक ऐसा विष उत्पन्न करता है जो कपास को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों जैसे वॉलवर्म को मार देता है, ठीक है। अब है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 40। द टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स फाउंड इन सर्टेन सेल ऑर्गेनेलीज ऑफ हायर ऑर्गेनिज्म आर ऑल्सो फाउंड इन। उच्च जीवों के कुछ कोशिकांगों में पाए जाने वाले राइबोसोम के प्रकार कैसे होते हैं? निम्नलिखित में से किस में भी पाए जाते हैं? पिरियॉन्स में, बैक्टीरिया में, विरोइड्स में या बैक्टीरियोफेजेज में? किस में पाए जाते हैं फिर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बैक्टीरिया में। किस में? बैक्टीरिया में, ठीक है। हायर ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक generally have 80s ribosome in their cytoplasm. However, their organisms like mitochondria and chloroplast contain 70s ribosomes. These 70s ribosomes are exactly the same type found in prokaryotic like bacteria. उच्च जीवों यूकैरियोटिक्स के कोशिका द्रव्य में 80s राइबोसोम होते हैं, लेकिन उनके कोशिकांगों माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में 70s राइबोसोम पाए जाते हैं। ये 70s राइबोसोम बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पॉजिटिव जीवाणु है फिर? स्यूडोमोनास, एग्रोबैक्टीरियम, कॉरिनीबैक्टीरियम या जेंथोमोनास? बताइए कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कॉरिनोबैक्टीरियम, ठीक है। क्या है? कॉरिनोबैक्टीरियम।
Gram staining is a technique developed by Christian Graham. Bacteria that retain the crystal violet stain appear purple violet are gram positive due to their thick peptidoglycan cell wall. Corynebacterium is an example of gram positive bacteria whereas the other listed are gram negative. तो यहाँ से आपको ग्राम निगेटिव के बारे में भी पता चल गया। ग्राम स्टेनिंग बैक्टीरिया को रंगने की एक विधि है जो बैक्टीरियम क्रिस्टल वायलेट रंग को बनाए रखते हैं, उन्हें हम ग्राम पॉजिटिव कहा जाता है। कॉरिनोबैक्टीरियम एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है जबकि अन्य विकल्प किसके हैं, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के हैं। Transfer of genetic material from one bacterial strain to another through the agency of virus is called। वायरस के माध्यम से एक जीवाणु स्ट्रेन से दूसरे में आनुवंशिक सामग्री के स्थानांतरण को क्या कहा जाता है? ट्रांसलेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन या ट्रांसलोकेशन। क्या कहते हैं फिर? तो इसे कहते हैं हम ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसडक्शन। क्या कहते हैं? ट्रांसडक्शन। The process where bacterial DNA is transferred from one bacteria to another by a virus, a bacteriophage, is known as transduction. It was discovered by Ginder and Lederberg in 1952. जब बैक्टीरियोफेज एक प्रकार का वायरस जो बैक्टीरिया को संक्रमित करता है के माध्यम से एक बैक्टीरिया का आनुवंशिक पदार्थ दूसरे बैक्टीरिया में स्थानांतरित होता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ट्रांसडक्शन कहते हैं। इसकी खोज 1952 में जिंडर और लेडरबर्ग ने की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्लाज्मिड। कौन सी असत्य है फिर? प्लाज्मिड बैक्टीरिया कोशिका में पाई जाने वाली अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ है। अधिकांश प्लाज्मिड मेजबान कोशिकाओं की मृत्यु के बिना संक्रमण द्वारा एक कोशिका से दूसरी कोशिका में प्रेषित किए जा सकते हैं। प्लाज्मिड मेजबान गुणसूत्रों में एकीकृत हो सकते हैं। प्लाज्मिड आनुवंशिक तत्व के अभिन्न लेकिन अक्रिय भाग हैं। कौन सा कथन असत्य है फिर? फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका वो क्या है? फॉल्स है। ठीक है, प्लाज्मिड आनुवंशिक तत्व के अभिन्न लेकिन अक्रिय भाग होते हैं, ये क्या है? गलत कथन है। कथन जो विकल्प डी है गलत है क्योंकि प्लाज्मिड अक्रिय निष्क्रिय नहीं होते, वे सक्रिय होते हैं, स्वतंत्र रूप से अपनी प्रतिकृति बना सकते हैं और अक्सर इनमें ऐसे जीन होते हैं जो बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक दवाओं से बचाते हैं। ये अन्य विशेष गुण प्रदान करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्लाज्मिड आर। प्लाज्मिड क्या है? जीवाणु का आवश्यक आनुवंशिक पदार्थ, जीवाणु का अतिरिक्त गुणसूत्रीय आनुवंशिक पदार्थ, वायरस का प्रोटीन युक्त भाग, वायरस का केंद्रीय भाग। तो क्या है फिर? तो ये राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जीवाणु का अतिरिक्त गुणसूत्रीय आनुवंशिक पदार्थ। ठीक है, प्लाज्मिड इज द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल genetic material in bacteria. It is used as vector in genetic engineering. They are small circular enclosed DNA molecules that are self-replicating. प्लाज्मिड बैक्टीरिया में पाए जाने वाले अतिरिक्त गुणसूत्रीय आनुवंशिक पदार्थ हैं, यानी मुख्य क्रोमोसोम से अलग इनका उपयोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में वेक्टर वाहक के रूप में किया जाता है। ये छोटे गोलाकार डीएनए अणु होते हैं जो अपनी प्रतिकृति स्वयं बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाउ मच टाइम टेकन अ HFR स्ट्रेन ऑफ इकोलाई टू ट्रांसफ़र इट्स इंटायर जीनोम टू F स्ट्रेन। इकोलाई के HFR स्ट्रेन को अपना संपूर्ण जीनोम F स्ट्रेन में स्थानांतरित करने में कितना समय लगेगा? तो इसका राइट आंसर है आपका 90 मिनट्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 90 मिनट्स। इकोलाई के एक F स्ट्रेन प्राप्तकर्ता और HFR स्ट्रेन दाता के बीच संयुग्मन कंजुगेशन के दौरान पूरे जीनोम को प्राप्तकर्ता कोशिका में स्थानांतरित करने में लगभग 100 मिनट लगते हैं, लेकिन दिए गए विकल्पों में 90 मिनट सबसे सटीक है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 100 मिनट लगते हैं, लेकिन ऑप्शन आपके 90 है तो 90 ही सही होगा। अगला है, द कैरेक्टरिस्टिक्स पिगमेंट ऑफ साइनोबैक्टीरिया इज। साइनोबैक्टीरिया का विशिष्ट वर्णक है, क्या है? एंथोसाइनिन, फ्ल्यूकोसेंथिन, फाइकोसाइनिन या फिर फाइकोएरिथ्रिन। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, फाइकोसाइनिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, फाइकोसाइनिन।
Cyanobacteria, blue-green algae are photosynthetic prokaryotic capable of producing oxygen. Their characteristics color is due to the pigment phycocyanins, though they also contain some chlorophyll, keratin and phycoerythrin. ठीक है, साइनोबैक्टीरिया नीले हरे शैवाल प्रकाश संश्लेषक प्रोकैरियोटिक है जो ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। साइनोबैक्टीरिया का विशिष्ट नीला हरा रंग मुख्य रूप से फाइकोसाइनिन वर्णक के कारण होता है। ठीक है, अब आगे की ओर देखते हैं। द स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म इज, सबसे छोटा स्वतंत्र रूप से रहने वाला जीव है, कौन है फिर? ऑप्शन है आपके पास वायरस, माइकोप्लाज्मा, डाइटम या फिर साइनोबैक्टीरिया। कौन है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, माइकोप्लाज्मा। कौन है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा आर द स्मॉलेस्ट नोन लिविंग सेल्स कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन इन अ फ्री लिविंग स्टेट। दे लैक अ सेल वॉल अराउंड देयर सेलुलर मेम्ब्रेन मेकिंग them resistant to antibiotics like penicillin that target cell wall synthesis. They are also known as PPLO। यानी क्या होता है PPLO का मतलब? प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी ज्ञात जीवित कोशिकाएं हैं जो स्वतंत्र अवस्था में प्रजनन करने में सक्षम है। इनकी खोज झिल्ली के चारों ओर कोशिका भित्ति नहीं होती, जिसके कारण से ये पेनिसिलिन जैसी एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रतिरोधी होते हैं। इन्हें पीपीएलओ भी कहा जाता है। पीपीएलओ का एग्जाम्पल पूछ लेगा तो क्या लगाओगे? माइकोप्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 48। इन बैक्टीरिया द कंडीशन वेयर अ सिंगल फ्लैजिलम इज प्रेजेंट एट वन पोल इज कॉल्ड। ये तो हमने प्रीवियस क्लास में भी किया है, तो आपको याद होना चाहिए। बैक्टीरिया में वह स्थिति क्या कहलाती है जहाँ केवल एक सिरे पर एक ही कसाभिका मौजूद होती है? क्या कहलाती है फिर बताइए? ये तो इजी है, बताइए। मोनोट्रिकस, लोफोट्रिकस, एम्फीट्रिकस या फिर पेरीट्रिकस? तो मोनोट्रिकस। ठीक है, एक कसाभिका है तो मोनोट्रिकस। और इसका एग्जाम्पल हमने विब्रियो कॉलेरी भी किया था। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन था आई थिंक। जब जीवाणु कोशिका के एक सिरे पर केवल एक ही फ्लैजिलम कसाभिका पूंछ जैसी संरचना जो गति में मदद करती है होता है, तो इस अवस्था को मोनोट्राइकस कहा जाता है। ठीक है, जैसे विब्रियो कॉलेरी। अगला प्रश्न है बैक्टीरिया बियरिंग अ टफ्ट ऑफ फ्लैजिला ऑन बोथ द पॉल्स आर कॉल्ड। ऐसे ही बैक्टीरिया जिनके दोनों सिरों पर कसाभिका का गुच्छा होता है क्या कहलाते हैं? अब बताइए फिर। मैंने आपको इमेज भी दिखाई थी, बिल्कुल दिखाई थी। ठीक है, तो अब बताइए क्या होता है फिर? दोनों सिरों पे गुच्छा है, क्या कहेंगे? एट्रिकस कहेंगे, पेरीट्रिकस, एम्फीट्रिकस या फिर लोफोट्रिकस? तो इसका राइट आंसर है आपका एम्फीट्रिकस। ठीक है, क्या है? ऑप्शन नंबर सी, एम्फीट्रिकस। Amphitrachus refers to bacteria having a single flagellum or a tuft of flagella extending from both ends poles of the cell. Amphitrachus उन जीवाणुओं को कहा जाता है जिनकी कोशिका के दोनों सिरों ध्रुवों पर फ्लैजिला मौजूद होते हैं, चाहे वे एक हो या गुच्छे में हो। अगला प्रश्न है बैक्टीरिया हैविंग अ टफ्ट ऑफ फ्लैजिला एट व्हाट एंड आर कॉल्ड। ऐसे बैक्टीरिया जिनके एक सिरे पर कसाभिका का गुच्छा होता है क्या कहलाएगी फिर? बताइए, एक सिरे पे होगा बस। मोनोट्रैकस, लोफोट्रैकस, एम्फीट्रैकस या फिर पेरीट्रैकस? अब जिसने प्रीवियस क्लास देखी होगी ना उसके 3-4 क्वेश्चन तो यहाँ पे सीधे सही हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे बैक्टीरिया जिनके एक सिरे पे कसाभिका यानी फ्लैजिला का एक गुच्छा होता है क्या कहलाएंगे? मोनोट्रिकस, लोफोट्रिकस, एम्फीट्रिकस या फिर पेरीट्रिकस? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, लोफोट्रैकस। क्या? लोफोट्रिकस। When multiple flagella or tuft are present at only one end of bacterial cell, the arrangement is called Lophotrechus. जब जीवाणु कोशिका के केवल एक ही सिरे पे कई फ्लैजिला का गुच्छा मौजूद होता है तो इस अवस्था को लोफोट्रिकस कहा जाता है। आगे की ओर क्वेश्चन नंबर 51। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस इज अ सॉइल बैक्टीरियम। टाई एंड राई यानी TINRI plasmids used as cloning vectors for higher plants are obtained from Agrobacterium tumefaciens. Which of the above statement is are correct? बताइए, पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, या पहला और दूसरा दोनों है, या दोनों ही गलत है? क्या होगा इसका राइट आंसर?
तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है, दिए गए दोनों कथन सत्य है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस मिट्टी में पाया जाने वाला जीवाणु है जिससे प्राप्त टीआई और आरआई प्लाज्मिड का उपयोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में पौधों के अंदर नए जीन डालने के लिए वाहक वेक्टर के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न, मैथेनोजेनिक मीथेन उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया किस समूह से संबंधित है? मैथेनोजेनिक बैक्टीरिया बिलोंग्स टू द ग्रुप। ये प्रश्न भी किया था हमने, बताइए। आर्की बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया या फिर राइजोबैक्टीरिया? तो इसका राइट आंसर है, राइट ऑप्शन है आपका पहला, आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया समूह के अंतर्गत आते हैं। ये अवायवीय परिस्थितियों, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में मीथेन गैस का उत्पादन करने के लिए जाने जाते हैं। टीआई प्लाज्मिड आर प्रेजेंट इन किस में पाया जाता है फिर ये आपका? एग्रोबैक्टीरियम, सिम्बीडियम, डेंड्रोबियम या फिर सीजीसीएम? सीजीजीएम किस में पाया जाता है? तो ये राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एग्रोबैक्टीरियम। किस में पाया जाता है? एग्रोबैक्टीरियम। टीआई प्लाज्मिड ट्यूमर उत्प्रेरण प्लाज्मिड, ठीक है, स्वाभाविक रूप से एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसिंस बैक्टीरिया में मौजूद होते हैं। ये पौधों में क्राउन गॉल नामक ट्यूमर बनाता है और इसका उपयोग आनुवंशिक रूप से पौधों को संशोधित करने जैसे बीटी कपास में किया जाता है। अगला प्रश्न है, साइनोबैक्टीरिया ग्रोविंग इन ग्रीन लाइट अपीयर एज। हरी रोशनी में उगने वाले साइनोबैक्टीरिया कैसे दिखाई देते हैं? रेड, वायलेट, ग्रीन या वाइट? कैसे दिखाई देते हैं फिर? ऑप्शन नंबर सी, ग्रीन दिखाई देते हैं। ठीक है, पुस्तक के विवरण के अनुसार हरी रोशनी में उगने वाले साइनोबैक्टीरियम हरे रंग के दिखाई देते हैं। साइनोबैक्टीरियम अपने वर्णकों को प्रकाश के अनुसार अनुकूलित कर सकते हैं जिससे उनका रंग बदल सकता है। ठीक है, आगे अगला प्रश्न है, जीन ट्रांसफर इन बैक्टीरिया बाय ट्रांसफॉर्मेशन हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। A majority of the donor genes are transferred. It involves a plasmid. It depends on phage infection of the recipient cell. It can be carried out using free DNA extracted from the donor. बताइए, ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा बैक्टीरिया में जीन स्थानांतरण की निम्नलिखित में से क्या विशेषता है? दाता के अधिकांश जीन स्थानांतरित हो जाते हैं। इसमें एक प्लाज्मिड शामिल होता है। यह प्राप्तकर्ता कोशिका के फेज संक्रमण पर निर्भर करता है। इसे दाता से निकाले गए मुक्त डीएनए का उपयोग करके किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है आपका बी। क्या है? बी। इसमें एक प्लाज्मिड शामिल होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें बैक्टीरिया में जीन स्थानांतरण के लिए प्लाज्मिड का उपयोग किया जाता है। हालांकि विज्ञान में ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ कोशिका द्वारा सीधे बाहरी मुक्त डीएनए को ग्रहण करना भी होता है, लेकिन सही स्पष्टीकरण कौन है? बी। ठीक है, जो मैंने आपको बताया। अगला प्रश्न है, कॉर्क स्क्रू सेव्ड फ्रॉम अ बैक्टीरिया आर। कॉर्क स्क्रू पेज के आकार के बैक्टीरिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बेसिलाई, स्टॉक्ड बैक्टीरिया, स्पायरोकेट्स या फिर एक्टिनोमाइसिटीज? तो ये कहलाते हैं आपके स्पायरोकेट्स, ऑप्शन नंबर सी। स्पायरोकेट्स पेंच के आकार के सर्पिलाकार रूप से मुड़े हुए बैक्टीरिया होते हैं। ये संरचना में बहुत कठोर और लंबे होते हैं। सिफिलिस जैसी बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया इसी आकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, विच वन इज नोन एज फिलामेंटस बैक्टीरिया। निम्नलिखित में से किसे फिलामेंटस तंतुमयी बैक्टीरिया के रूप में जाना जाता है? माइकोप्लाज्मा, स्पायरोकेट्स, एक्टिनोमाइसिटीज या विब्रियोज? किसको जाना जाता है फिर? एक्टिनोमाइसिटीज को, ऑप्शन नंबर सी। एक्टिनोमाइसिटीज आर कॉल्ड माइकोबैक्टीरियल, यू बैक्टीरिया और फाइब्रस बैक्टीरिया। दीज बैक्टीरिया आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर टू फंगी एंड द स्पोर्स आर similar to bacterial cells. These are called mycobacterium. The link between bacteria and fungi, its main lineage, genera, एक्टिनोमाइसिटीज, स्टेप्टोमाइसिटीज एक्सेट्रा। एक्टिनोमाइसिटीज को माइकोबैक्टीरियम, यू बैक्टीरिया या रेशेदार बैक्टीरिया कहा जाता है। ठीक है, एक्टिनोमाइसिटीज को। आकार की यानी मॉर्फोलॉजी में ये बैक्टीरिया कवक के समान होते हैं और इनके बीजाणु जीवाणु कोशिका के समान होते हैं। इन्हें बैक्टीरिया और कवक के बीच की कड़ी माना जाता है।
देखिए कवक और बैक्टीरिया और कवक के बीच की कड़ी माना जाता है, ये पूछेगा, ठीक है। इसके मुख्य वंश एक्टिनोमाइसेज, स्ट्रेप्टोमाइसेज आदि है। अब आगे को देखते हैं। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज पैरासिटिक ऑन अदर बैक्टीरिया। कौन है फिर ऐसा, बताइए। बेडेलो, विब्रियो, थियोथ्रिक्स, एस्केराई या फिर बैगियोटोआ। तो इसका राइट आंसर है आपका बेडेलो, विब्रियो या फिर आपका बैगियोटोआ भी कहते हैं। सॉरी, अच्छा दो है आपका, ठीक है, दो हैं, दोनों में कंफ्यूज हो रहा होगा। बेडेलो विब्रियो है आपका फर्स्ट में और लास्ट में बैगियोटोआ है। तो इन दोनों में से आपका राइट आंसर क्या है, फर्स्ट वाला, ठीक है, बेडेलो विब्रियो, ठीक है। और बैगियोटोआ आपका, बैगियोटोआ हमने इससे पहले बताया था। आप कमेंट बॉक्स में बताना क्या होता है बैगियोटोआ, ठीक है। Bedelo vibrio. The bacteria of Bedelo vibrio genus are usually gram-negative aerobic bacteria, which are often parasitic on other gram-negative bacteria. It penetrates into the prey periplasmic space, which absorbs protein and nucleic acid from the host for nourishment. जो आपका बेडेलो विब्रियो है जीनस के बैक्टीरिया आमतौर पर ग्राम निगेटिव एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, जो अक्सर अन्य ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया पे परजीवी होते हैं, ठीक है। तो ये पैरासिटिक बैक्टीरिया है। यह शिकार मेजबान बैक्टीरिया के पेरीप्लाज्मिक स्पेस, झिल्ली के बीच की जगह में प्रवेश कर जाता है और पोषण के लिए मेजबान से प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, ठीक है। स्पीसीज ऑफ साइनोबैक्टीरियम रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर ऑफ रेड सी इज। लाल सागर के लिए, लाल रंग के लिए जिम्मेदार साइनोबैक्टीरिया की प्रजाति है, क्या है फिर बताइए। ऑप्शन है क्लोकोकुकस, लिंगबिया, ट्रैकोडेस्मियस एरिथ्रियम या फिर नॉस्टॉक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ट्रैकोडेस्मियम एरिथ्रियम, ठीक है। Cyanobacteria are type of bacteria. It is often found in places like normal water, sea water, moist rock, soil, etc. Chlorophyll is found in them. Cyanobacteria called Trichodesmium erythraeum are found in abundance in the Red Sea, due to which the color of this ocean is red. Cyanobacteria एक प्रकार के बैक्टीरिया हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ट्रैकोडेस्मियम एरिथ्रियम नामक साइनोबैक्टीरिया लाल सागर में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जिसके कारण इस समुद्र का रंग क्या हो जाता है, लाल दिखाई देता है। प्रश्न संख्या 60, विच इज अपसेंट इन आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया में क्या अनुपस्थित होता है, पॉलीसैकेराइड्स, पेप्टिडोग्लाइकेन, लिपिड्स या फिर प्रोटीन। क्या अपसेंट होता है फिर बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पेप्टिडोग्लाइकेन, ठीक है। Peptidoglycan is the structure element of the cell wall of bacteria. It maintains the structure of cell wall to 25 atmospheric pressure. It is completely surrounded by cytoplasmic membrane. It is often absent in bacteria such as some Archaebacteria, Mycoplasma, Planktomyces, Rickettsia and Chlamydes, ठीक है। पेप्टिडोग्लाइकेन बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति का मुख्य संरचनात्मक तत्व, हालांकि ये कुछ जीवाणु जैसे आर्की बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा आदि की कोशिका भित्ति में अनुपस्थित होता है। आर्की बैक्टीरिया में स्यूडोम्यूरिन पाया जाता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगला प्रश्न है, इन बैक्टीरिया द रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर लोकेटेड इन। बैक्टीरिया में श्वसन एंजाइम कहाँ स्थित होते हैं, प्लाज्मिड में, एपिसोम में, मीसोसोम में या फिर न्यूक्लियोइड में। तो कहाँ होते हैं, ऑप्शन नंबर सी, मीसोसोम में, ठीक है। जीवाणु कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में मीसोसोम नामक मुड़ी हुई संरचनाएं मौजूद होती है। श्वसन की प्रक्रिया इन्हें मीसोसोम में होती है। मीसोसोम उच्च श्रेणी के जीवों में पाए जाने वाले माइटोकॉन्ड्रियल के समरूप अंग हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। निम्नलिखित में से कौन से जीव प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के उदाहरण हैं, कौन से फिर। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा, ठीक है। प्रोकैरियोटिक ऐसे एक कोशिकीय जीव है जिनमें झिल्लीबद्ध कोशिका जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी उपकरण और वास्तविक केंद्र का अभाव होता है। बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोटिक जीव हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, द न्यूक्लियस इज अपसेंट इन। किस में अपसेंट होता है न्यूक्लियस बताइए।
केंद्रक किस में एब्सेंट होता है? एल्गी, फंगी, बैक्टीरिया या लाइकेन? किस में होता है? बैक्टीरिया में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोटिक ग्रुप इन किंगडम मोनेरा, दे हैव अ प्रो और प्रिमिटिव कैरियन, हैंस द ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन बैक्टीरिया। अगला प्रश्न है, एन एग्जाम्पल ऑफ सेल डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज। केंद्रक झिल्ली और माइटोकॉन्ड्रिया से रहित कोशिकाओं का एक उदाहरण है। कौन है फिर इसका उदाहरण? एक बताइए तो। बैक्टीरियल सेल है, प्रोटोजोन सेल है, स्पॉन्ज सेल है या स्पर्म सेल है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, बैक्टीरियल सेल। क्या है? बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरिया कम्स अंडर द प्रोकैरियोटिक टाइप, जो अभी हमने पढ़ा था, इसलिए इसमें क्या होगा? केंद्रक झिल्ली और माइटोकॉन्ड्रिया जैसे विकसित अंग नहीं पाए जाते हैं। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट इज मिसिंग फ्रॉम बैक्टीरियल सेल। निम्नलिखित में से कौन सा घटक जीवाणु कोशिका में मौजूद नहीं है? अ डेफिनिट सेल वॉल, आरएनए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। The endoplasmic reticulum are absent in bacterial cell. These are found cell wall, RNA, DNA, ribosome, etc. in the bacterial cell. जीवाणु कोशिका में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अनुपस्थित होता है क्योंकि यह एक झिल्लीबद्ध अंग है जो केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है। बैक्टीरिया कोशिका में कोशिका भित्ति, आरएनए, डीएनए, राइबोसोम आदि पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, द जेनेटिक मटेरियल इन द सेल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सराउंडेड बाई मेम्ब्रेन। निम्नलिखित में से किसकी कोशिकाओं में आनुवंशिक पदार्थ एक झिल्ली से नहीं घिरा होता है? किसका है फिर बताइए? फ्यूनेरा, मैरिकेंटिया, यूलोथ्रिक्स या फिर स्यूडोमोनास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्यूडोमोनास। ठीक है, स्यूडोमोनास इज ए ग्राम निगेटिव रॉड शेप बैक्टीरिया, डज नॉट हैव मेम्ब्रेन दैट सराउंड द जेनेटिक मटेरियल। स्यूडोमोनास एक ग्राम निगेटिव छड़ के आकार का बैक्टीरिया है, प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोट होने के कारण इसके आनुवंशिक पदार्थ डीएनए के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। ठीक है, और बाकी सब विकल्प आपके यूकैरियोटिक के हैं। अगला प्रश्न है, द बैक्टीरियम दैट कॉजेज बोटुलिज्म। ये भी हमने पहले किया था, बिल्कुल डिटेल में बताया था हमने। बोटुलिज्म पैदा करने वाले जीवाणु क्या होते हैं फिर? स्ट्रेप्टोकोकस, स्यूडोमोनास, बेसिलस या फिर क्लोस्ट्रीडियम। किससे होता है बताइए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम पढ़ा था ना। ठीक है, बोटुलिज्म इज द टाइप ऑफ फूड पॉइजनिंग कॉज बाय द लिविंग बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। ठीक है, बोटुलिज्म एक प्रकार की फूड पॉइजनिंग खाद्य विषाक्तता है जो जीवित बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम के कारण होती है। बोटुलिज्म इज, बताइए फिर, वही चीज़ पूछी होगी, बोटुलिज्म क्या है? परजीवी बैक्टीरिया के कारण होने वाला जानवरों का एक रोग, परजीवी बैक्टीरिया के कारण होने वाला पौधे का एक रोग, क्लॉस्ट्रीडियम नामक मृतोपजीवी जीवाणु के कारण होने वाला फूड पॉइजनिंग या वायरस के कारण होने वाला पौधे का एक रोग। ये तो आप बता लेंगे क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न है, अ सेल वॉल मटेरियल कॉमन इन बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया इज। बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में सामान्य रूप से पाया जाने वाला कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल मटेरियल है। क्या है फिर सेल वॉल मटेरियल बताइए? ऑप्शन है सेल्यूलोज, काइटिन, म्यूरेमिक एसिड या फिर पैक्टिक एसिड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, म्यूरेमिक एसिड। ठीक है, म्यूरेमिक एसिड इज फाउंड इन द सेल वॉल of bacteria which is also found in the cell wall of cyanobacteria. Therefore, muramic acid is common in bacteria and cyanobacteria. The cell wall of plant is made up of cellulose. The cell wall of fungi is made up of काइटिन। म्यूरेमिक एसिड जो है बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति में पाया जाता है और यही पदार्थ साइनोबैक्टीरिया की कोशिका भित्ति में भी पाया जाता है। पौधों की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से सेल्यूलोज की बनी होती है और कवक की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से काइटिन की बनी होती है। बैक्टीरिया विच हैव कॉमा शेप्ड आर क्लासिफाइड अंडर। ऐसे बैक्टीरिया जिनका आकार अल्प विराम जैसा होता है उन्हें क्या किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? कोकस, बेसिलस, विब्रियो या फिर स्पाइरलम। बताइए, तो उनको हम कहते हैं विब्रियो। क्या कहते हैं? विब्रियो। ऑप्शन नंबर सी। बेस्ड ऑन दियर डिफरेंट शेप्स बैक्टीरिया आर मेनली क्लासिफाइड इनटू स्पेरिकल, कोकी, बेसिलस और रॉड शेप्ड, कॉमा, हेलिकल और स्पाइरल एक्सेट्रा। द स्ट्रक्चर ऑफ विब्रियो इज कॉमा ड्यू टू विच इज क्लासिफाइड अंडर कॉमा शेप्ड।
ठीक है। बैक्टीरिया को उनके अलग अलग आकारों के आधार पर गोलाकार कोकस, छड़ के आकार के बेसिलस, अल्प विराम के आकार के विब्रियो और सर्पिला आकार के, यानी अगर आपका गोल होगा तो कोकस होगा, छड़ के आकार का होगा तो बेसिलस होगा, अल्प विराम के आकार का होगा तो विब्रियो होगा और सर्पिलाकार होगा तो स्पाइरलम। ठीक है। तो विब्रियो किसके अंदर आता है? कॉमा के जैसा, तो इसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बताइए। कॉमा शेप्ड हो गया ना, तो विब्रियो हो गया आपका। ठीक है। अब आगे की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया आर कॉल्ड। अब देखिए एक एक करके यही होगा। रॉड शेप्ड क्या होगा? फिर सीधे आपको पता है बेसिली होगा। ठीक है। छड़ के आकार के बेलनाकार बैक्टीरिया को बेसिली कहा जाता है, गोलाकार बैक्टीरिया को कोकई, सर्पिलाकार और स्पाइरिला, और कॉमा के आकार वाले को विब्रियो कहा जाता है। अब ये बताइए, लैक ओपेरॉन इन इकोलाई वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई। इकोलाई में लैक ओपेरॉन का पहली बार वर्णन किसके द्वारा किया गया? रॉबर्टसन, वॉटसन और क्रिक, जैकब और मोनार्ड, क्रेंच और टेलर। किसके द्वारा किया गया था फिर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जैकब एंड मोनार्ड। A bacteria found in the human intestine called Escherichia coli generally obtained energy from the reduction of glucose. Jacob and Monod discovered in 1961 that a set of 3 genes in the DNA of E. coli are related to the synthesis of 3 enzymes that reduce lactose. Jacob and Monod introduced the operon concept for the regulation of the activity of these genes. For this, the Nobel Prize was awarded in 1965. मानव आंत में पाए जाने वाले इकोलाई बैक्टीरियम में जीन विनिमय, ठीक है, जीन रेगुलेशन को समझने के लिए फ्रांसीसी वैज्ञानिकों फ्रैंकोइस जैकब और जैक्स मोनार्ड ने 1961 में ओपेरॉन मॉडल लेक ओपेरॉन प्रस्तुत किया था। इस अभूतपूर्व कार्य के लिए उन्हें 1965 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, अ प्रोफेग बॉर्न इन अ होस्ट सेल विदाउट हैम्परिंग इट्स रेप्लिकेशन इज कॉल्ड। एक प्रोफेज जो मेजबान कोशिकाओं की प्रतिकृति में बाधा डाले बिना उसमें बना रहता है, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है फिर? लाइसोजेनिक, लिटिक, मार्जिनल या फिर फेज। तो इसको हम कहते हैं लाइसोजेनिक। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। In transduction, the DNA of the bacterium gets combined with the DNA of bacterial cell and the bacterial cell is called lysogenic. This stage can last for several generations when the DNA of bacterium separates from DNA of bacterium and begins the lytic cycle. जब एक बैक्टीरियोफेज वायरस का डीएनए मेजबान बैक्टीरिया के डीएनए के साथ जुड़ जाता है और कोशिका को नष्ट किए बिना उसके साथ साथ अपनी प्रतिकृति बनाता रहता है, तो इस चक्र को लाइसोजेनिक चक्र कहा जाता है और ऐसी कोशिका लाइसोजेनिक कहलाती है। जब ये मेजबान कोशिका को नष्ट कर देता है तो उसे हम लिटिक चक्र कहते हैं। तो यहाँ से आपको लाइसोजेनिक और लिटिक में भी अंतर पता चल गया होगा। ठीक है। अगला है, पीली इन बैक्टीरिया और हेल्पफुल इन। बैक्टीरिया में पिलाई या फिर पीली किस में सहायक होते हैं? किस में होते हैं फिर? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, लोकोमोशन में, कंजुगल कॉन्टैक्ट में या ट्रांसडक्शन में? किस में होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कंजुगल कॉन्टैक्ट में। ठीक है। कुछ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की प्रजातियों में कसाबिका जो फ्लैजिला है उसके अलावा कोशिका भित्ति से कई सूक्ष्म दृढ़ और सीधे बालों जैसी संरचना निकलती है। इन्हें हम पिलाई या पीली या फिर फिम्ब्री भी कहा जाता है। ये पिलीन प्रोटीन से बने होते हैं। इनका मुख्य कार्य चिपकने वाले अंग के रूप में काम करना है और संयुग्मन के समय यानी कंजुगेशन के समय दो जीवाणु कोशिकाएं सेक्स पिलाई द्वारा जुड़ती है। यह अंदर से खोखला होता है जिसके माध्यम से दाता कोशिकाओं से प्राप्तकर्ता कोशिका में आनुवंशिक सामग्री का स्थानांतरण होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट्स ऑन डिप्लोकोकस न्यूमोनाई सोज्ड। डिप्लोकोकस न्यूमोनाई पर ग्रिफिथ के प्रयोगों ने क्या दर्शाया? क्या दर्शाया फिर? ऑप्शन है आपके ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, रेप्लिकेशन या फिर कंजुगेशन। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है।
Griffith did experiments on the bacteria causing pneumonia disease in 1928. Griffith theorized that one method of gene recombination in bacteria is transformation. Griffith made this discovery in a bacterium called Diplococcus pneumoniae. ग्रिफिथ ने 1928 में निमोनिया रोग पैदा करने वाले बैक्टीरिया पर प्रयोग किए थे. ग्रिफिथ ने यह सिद्धांत दिया कि बैक्टीरिया में जीन पुनर्संयोजन का एक तरीका ट्रांसफॉर्मेशन है. ग्रिफिथ ने यह खोज डिप्लोकोकस निमोनिया नामक जीवाणु में की थी. ठीक है, ये देखिए, ये इसका स्ट्रक्चर था. उन्होंने लिविंग जो माउस था उस पर एस सेल्स डाली तो वो क्या हो गया, डेथ हो गया. लेकिन जब उसको गर्म करके डाली तो उस पर कोई जो सेल्स थे वो फाउंड नहीं हुए. फिर उसने आर सेल्स को डाला तो वो क्या हो गया आपका, आर सेल्स फ्रॉम हेल्दी माउस हो गया. उस पर कोई भी उस पर डेथ नहीं हुआ. लेकिन जब उसने एस सेल्स और आर सेल्स को गर्म करके डाला तो क्या हो गया, माउस फिर से डेथ हो गया और उसके बॉडी में क्या मिला, एस सेल्स और आर सेल्स मिला. यही क्या था, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था. तो आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है. ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं. अगला प्रश्न है, ट्रांसफॉर्मेशन इन डिप्लोकोकस न्यूमोनियाई वॉज डिस्कवर्ड बाय. किसके बाद द्वारा हुआ था बताइए, अभी पढ़ा है, फ्रेडरिक ग्रिफिथ द्वारा. ठीक है, अगला प्रश्न है, नोड जीन्स इन्वॉल्व इन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन आर फाउंड इन. बताइए फिर, सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में शामिल नोड जीन किस में पाए जाते हैं, राइजोबियम में, लेग्यूमिनस प्लांट्स में, एडम्शिया में या फिर ए और बी दोनों में. किस में पाए जाते हैं, आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों में. ठीक है, नोड जीन्स आर found in nitrogen fixing bacteria and leguminous plants, which is helpful for the formation of nodules in them. In addition to the node genes, the NIF genes in bacteria is also associated with nitrogen fixation. नोड जीन नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया और फलीदार पौधों दोनों में पाए जाते हैं, जो उनमें नोड्यूल्स गांठों के निर्माण के लिए सहायक होते हैं. नोड जीन के अलावा बैक्टीरिया में पाया जाने वाला निफ जीन भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण से जुड़ा होता है. ठीक है, अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरल डिसीजेस फाउंड इन डोमेस्टिक एनिमल्स. कौन सी होती है फिर बताइए, घरेलू जानवरों में पाया जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा वायरल विषाणु जनित रोग है. तपेदिक है, पीलिया है, निमोनिया है या इनमें से कोई नहीं. तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज. ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस इज कॉज बाई बैक्टीरियम कॉल्ड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस. न्यूमोनिया डिसीज इज कॉज बाई बैक्टीरियम कॉल्ड डिप्लोकोकस न्यूमोनियाई. जॉन्डिस इज अ कंडीशन वेयर bilirubin pigment increase in the blood due to infection making skin and eyes yellow. None of give specific option are strictly an animal viral disease in this context. जो तपेदिक है आपका, टीबी है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है. निमोनिया डिप्लोकोकस निमोनियाई नामक जीवाणु के कारण होता है. पीलिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें यकृत में संक्रमण के कारण रक्त में बिलिरुबिन वर्णक बढ़ जाता है. दिए गए विकल्पों में से कोई भी सीधे तौर पर जानवरों का विशिष्ट वायरल रोग नहीं है. अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्बायोटिक बैक्टीरिया. निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी बैक्टीरिया है फिर आपका, बताइए. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राइजोबियम. कौन है, राइजोबियम. राइजोबियम एक सहजीवी जीवाणु है जो फलीदार पौधों की जड़ की ग्रंथियों नोड्यूल्स में पाया जाता है. इन जीवाणुओं में वायुमंडल के मुक्त नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों में बदलने की क्षमता होती है. इन ग्रंथियों में लैग हीमोग्लोबिन नामक एक लाल वर्णक भी पाया जाता है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करता है. ठीक है, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न आप है और इसको क्या कीजिए, आप नोट करते रहिएगा. अगला है, स्ट्रेप्टोमाइसिन इज प्रोड्यूस्ड बाय. स्ट्रेप्टोमाइसिन किसके द्वारा निर्मित होता है, स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएला, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीशियस, स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कोलियस या स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडी. क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीशियस. ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिस इज डिराइव फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीशियस. वैसे आप औरों के भी देख सकते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएला, क्लोरोमाइसिटीज, स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडी से आपका न्यूमाइसिन और स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कोलियस से आपका टेरामाइसिन. ठीक है,
अगला है पेप्टोग्लाइकेन इज प्रेजेंट इन, पेप्टोग्लाइकेन किस में मौजूद होता है, किस में होता है फिर, सेल वॉल ऑफ माइकोप्लाज्मा, सेल वॉल ऑफ फंगी, सेल वॉल ऑफ मैनी बैक्टीरिया या सेल वॉल ऑफ सम प्लांट्स। तो जो आपका पेप्टिडोग्लाइकेन है, तो ये इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, सेल वॉल ऑफ मैनी बैक्टीरिया। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकेन इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ मैनी बैक्टीरियल सेल, द सेल वॉल इज स्ट्रॉन्ग एंड रिजिड, द वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज 10 to 15 नैनोमीटर थिक एंड कंटेन्स अबाउट 10 to 15% पेप्टिडोग्लाइकेन एंड 3% फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकेन कई जीवाणु कोशिकाओं की कोशिका भित्ति में मौजूद होता है, जो इसे मजबूत और कठोर बनाता है। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की भित्ति में लगभग 10 से 15% क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकेन और 3% फॉस्फोलिपिड। देख सकते हैं आप ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल को। अगला प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ दीज डिसीज इज नॉट बैक्टीरियल, इनमें से कौन सा रोग जीवाणु जनित नहीं है, कौन सा नहीं है फिर बताइए। ऑप्शन है ट्यूबरक्लोसिस, लेप्रोसी, पोलियो या ऑल ऑफ अबव। तो जो आपका पोलियो है, ठीक है, वो क्या है, बैक्टीरिया से नहीं होता है। ठीक है, पोलियो एक वायरस विषाणु जनित रोग है जो पोलियोमाइलाइटिस वायरस के कारण होता है। ठीक है, ये वायरस आंत और रीढ़ की हड्डी तक पहुंचकर मांसपेशियों को नियंत्रित करने वाली नसों को नुकसान पहुंचाता है, जबकि तपेदिक और कुष्ठ रोग बैक्टीरिया के कारण होते हैं। अगला प्रश्न है, मिसेल्सन एंड स्टॉल यूज्ड विच रेडियो आइसोटोप्स फॉर दियर एक्सपेरिमेंट, मिसेल्सन और स्टॉल ने अपने प्रयोग के लिए किन रेडियो समस्थानिकों का उपयोग किया था, किसका किया था फिर। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, N15 का। ठीक है, मिसेल्सन और स्टॉल ने अपने प्रयोग के लिए भारी नाइट्रोजन समस्थानिक N15 का उपयोग किया था। उन्होंने इकोलाई बैक्टीरिया को N15 वाले माध्यम में संवर्धित किया और फिर डीएनए प्रतिकृति की अर्ध संरक्षी विधि को प्रदर्शित करने के लिए उन्हें सामान्य N14 माध्यम में स्थानांतरित किया। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया ऑक्सीडाइजेज अमोनिया इंटू नाइट्रेट, निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया अमोनिया को नाइट्रेट में ऑक्सीकृत करता है, कौन सा करता है फिर। ऑप्शन है आपके पास नाइट्रोसोकस, सोकोकस, नाइट्रोबैक्टर या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोसोकोकस। ठीक है, नाइट्रोसोकोकस भी कह सकते हैं आप इसको, नाइट्रोसोकोकस। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे इक्वेशन भी दी है, 2NH3 + 3O2 2HNO2 + 2H2। नाइट्रोसोकोकस और नाइट्रोसोमोनास जैसे बैक्टीरिया अमोनिया को नाइट्रेट में ऑक्सीकृत करते हैं, जबकि नाइट्रोबैक्टर जैसे बैक्टीरिया नाइट्रेट यौगिकों को नाइट्रेट में फिर से ऑक्सीकृत करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट डज नॉट अफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, क्या होगा, ग्रिफिथ के प्रयोग में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ट्रांसफॉर्मेशन को प्रभावित नहीं करता, प्रोटीएज, आरएनएज, डीएनएज या फिर दोनों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दोनों। ठीक है, आरएनएज और प्रोटीएज एंजाइम्स ग्रिफिथ के प्रयोग में ट्रांसफॉर्मेशन को प्रभावित नहीं करते हैं। ग्रिफिथ ने 1928 में रूपांतरण की खोज की थी और बाद में एवरी, मैकलॉयड और मैकार्टी ने यह साबित किया कि डीएनए ही वह पदार्थ है जो रूपांतरण के कारण बनता है, इसलिए केवल डीएनएज एंजाइम ही इस प्रक्रिया को रोक सकता है, बाकी दोनों नहीं। तो आपको आना चाहिए कि ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट को प्रभावित कौन कर सकता है, डीएनएज एंजाइम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विच ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, इनमें से कौन सा सूक्ष्म जीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, कौन सा निभाएगा बताइए। राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस, स्यूडोमोनास या नन ऑफ अबव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राइजोबियम। ठीक है, राइजोबियम सूक्ष्म जीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण में प्रमुख भूमिका निभाता है। राइजोबियम नामक जीवाणु लेग्यूमिनेसी फलीदार, ठीक है, फलीदार परिवारों के पौधों की जड़ों में रहता है। ये जड़ों में ग्रंथियां, जो आपके नोड्यूल्स होते हैं ना, वो बनाता है। यह जीवाणु मिट्टी में मौजूद मुक्त नाइट्रोजन को उसके यौगिकों में बदल देता है, जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजन फिक्सिंग रूट नोड्यूल सिम्बायंट्स इज एसोसिएशन विद द फ्री ऑफ कैसुरियाना।
निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग रूट नोड्यूल सहजीवी कैसुरीना के पेड़ से जुड़ा है? कौन जुड़ा है फिर? राइजोबियम, नॉस्टॉक, फ्रैंकिया या एनाबिना? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्रैंकिया। Frankia is a genus of nitrogen fixing filamentous bacteria that lives in symbiosis with actinosyl plants similar to the rhizobium bacteria. ठीक है, they are nitrogen fixing root nodules symbionts which associated with the tree of Casuarina. Frankia नाइट्रोजन फिक्सिंग स्थिरीकरण करने वाले तंतुमयी बैक्टीरिया का एक जीनस है जो राइजोबियम बैक्टीरिया के समान एक्टिनोरिजल, ठीक है, पौधों के साथ सहजीवन में रहता है। ये जड़ों में गांठें बनाने वाले सहजीवी जो कैसुरिना के पेड़ के साथ जुड़े होते हैं। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइनोबैक्टीरिया इज फाउंड इन एलनस रूट? ऑप्शन है आपके फ्रैंकिया, ग्लियोट्रिकिया, ओलिसिरा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, फ्रैंकिया। Frankia is found in the roots of Alnus. Frankia is a genus of nitrogen fixing filamentous bacteria. ठीक है, अगला है, select the correct pair of bacteria and disease caused by it. बताइए फिर कौन सा सही है? ठीक है, ऑप्शन है आपके माइकोबैक्टीरियम डिप्थीरिया, विब्रियो कॉलेरी, ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, वूपिंग कफ या फिर ट्रिप्टोनोमा पैलिडियम सिफिलिस। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ट्रिप्टोनेमा पैलिडम इज सिफिलिस। ठीक है, सिफिलिस रोग ट्रिप्टोना पैलिडम के कारण होता है, यह सही जोड़ा है। बाकी सब आपकी क्या है, गलत है। तो सही क्या क्या होते हैं? डिप्थीरिया कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया के कारण होता है, टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होता है, काली खांसी बॉर्डिडा पर्टुसिस के कारण होती है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विद डीनाइट्रिफिकेशन? कौन सा है फिर? स्यूडोमोनास, एजिटोबैक्टर, रोडोस्पाइरलम या फिर राइजोबियम? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्यूडोमोनास। ठीक है, वीनाइट्रिफिकेशन से कौन जुड़ा है? स्यूडोमोनास। Pseudomonas denitrification and Thiobacillus denitrifications have the ability to release all types of bound nitrogen in gaseous form. Recycling this process is called denitrification. If there is an excess of nitrate or ammonia in the soil, then the denitrifying bacteria convert them into nitrogen gas for recycling, which can reduce soil fertility. Pseudomonas डीनाइट्रिफिकेशंस और थियोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेशंस में बधे हुए नाइट्रोजन को गैसीय रूप में वापस छोड़ने की क्षमता होती है। इस प्रक्रिया को विनाइट्रीकरण कहा जाता है। यदि मिट्टी में नाइट्रेट या अमोनिया की अधिकता होती है तो ये बैक्टीरिया उन्हें नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं, जिससे ज़मीन की उर्वरता कम हो सकती है। अगला है आपका, फाइटोप्लाज्मा आर क्लोज्ड रिलेटेड टू? किसके निकट संबंधी है बताइए? एल्गी के, फंगी के, बैक्टीरिया के या वायरस के? तो ये होते हैं आपके बैक्टीरिया के। ठीक है, फाइटोप्लाज्मा का बैक्टीरिया से गहरा संबंध है। ये पौधों के फ्लोएम, ऊतकों और फैलाने वाले कीट वेक्टर के अविकल्पीय परजीवी बैक्टीरिया है। 1967 में जापानी वैज्ञानिकों ने इनकी खोज की थी और इन्हें माइकोप्लाज्मा जैसे जीव MLO कहा था। ठीक है, बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इन द किंगडम, बताइए किस में किया गया है? ये तो इजी प्रश्न है आपके लिए। तो ये किया गया आपको मोनेरा में। ठीक है, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा आदि सूक्ष्म जीवों को मोनेरा जगत में रखा जाता है। इस जगत के जीव स्वपोषी और मुख्य रूप से परपोषी होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते और अन्य जीवों या मृत सड़ने वाले पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। अगला है, माइकोप्लाज्मा इज द कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ? बताइए, माइकोप्लाज्मा किसके कारण होने वाला जीव है? किसके कारण होने वाला है फिर? बैगन की छोटी पत्ती, सिट्रस कैंकर, कपास का मलानी रोग, अरहर का मलानी रोग? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ऑफ, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। ठीक है, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल डिसीज इज माइकोप्लाज्मा बॉर्न डिस्ट्रक्टिव डिसीज ऑफ ब्रिंजल विच इज कॉज्ड बाय एन इंसेक्ट कॉल्ड लीफ हॉपर इन विच द डिसीज प्लांट रिमेन्स डॉफ एंड द लीव्स रिमेन स्मॉल इन साइज। बैगन की छोटी पत्ती बैगन का एक विनाशकारी रोग है जो माइकोप्लाज्मा के कारण होता है। ठीक है,
माइकोप्लाज्मा या फाइटोप्लाज्मा। इसे लीफ हॉपर नामक कीट द्वारा फैलाया जाता है। इस बीमारी में पौधा बौना रह जाता है और पत्तियों का आकार बहुत छोटा हो जाता है। अगला है इन बैक्टीरिया कंजुगेशन वॉज डिस्कवर्ड बाई। जीवाणु में संयुग्मन की खोज किसके द्वारा हुई? बताइए किसके द्वारा हुई थी? लेडरबर्ग और टैटम, जिंडर और लेडरबर्ग, वॉटसन और क्रिक, या हर्से और चेस? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, लेडरबर्ग एंड टैटम। ठीक है। कंजुगेशन इन बैक्टीरिया वॉज डिस्कवर्ड बाई लेडरबर्ग एंड टैटम इन 1946। कंजुगेशन इज द टेक्निक ऑफ ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट। अब बैक्टीरिया में जो कंजुगेशन है इसकी खोज लेडरबर्ग और टैटम ने 1946 में की थी। संयुग्मन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भौतिक संपर्क में आने पर एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में आनुवंशिक सामग्री का स्थानांतरण होता है। ठीक है, फिजिकल कॉन्टैक्ट में आने के बाद। सिट्रस कैंकर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सिट्रस कैंकर, नींबू का नासूर किसका उदाहरण है? बताइए फिर। ऑप्शन है जीवाणु रोग, विषाणु रोग, कवक रोग, या फिर है आपका सवाल रोग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बैक्टीरियल डिसीज यानी जीवाणु रोग। ठीक है। सिट्रस कैंकर इज एन एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरियल डिसीज कॉज बाई जेंथोमोनास सिट्री that causes significant damage to citrus species running crops. It affects the leaves, twigs and fruits, causing leaves to drop and unripe fruits to fall. सिट्रस कैंकर एक जीवाणु जनित रोग का उदाहरण है जो जेंथोमोनास सिट्री के कारण होता है। ये नींबू प्रजाति की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाता है। यह पत्तियों, टहनियों और फलों को प्रभावित करता है जिससे पत्तियां और कच्चे फल सड़ने लगते हैं। ठीक है। अगला है सिट्रस कैंकर डिसीज कॉज बाय, ये तो अभी देखा हमने। बताइए फिर क्या होगा? बैक्टीरिया। ठीक है, क्या होगा? बैक्टीरिया। अगला प्रश्न है एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। एंटीबायोटिक जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है किससे प्राप्त होता है? एस ग्रीशियस, एस ओरोफेशियंस, एस रिमोसस, या फिर एस फ्रेडी? तो ये प्राप्त होता है आपका स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीशियस से। ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन वॉज द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर बाय वॉक्समैन इन 1944। किसने डिस्कवर की थी स्ट्रेप्टोमाइसिन को? वॉक्समैन ने 1944 में, फॉर विच ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन 1952। ही ऑब्टेन्ड द एंटीबायोटिक फ्रॉम अ बैक्टीरियम कॉल्ड स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीशियस। ठीक है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज डिस्कवर्ड बाय वॉक्समैन? तो अभी बताया मैंने स्ट्रेप्टोमाइसिन। अगला प्रश्न है इफ अ बैक्टीरियल सेल डिवाइड्स एवरी मिनट इट टेक्स एन आवर टू फिल अप अ कप, हाउ मच टाइम विल टेक टू फिल क्वार्टर ऑफ द कप? ठीक है। ये कह रहा है एक जीवाणु कोशिका हर मिनट विभाजित होती है, हर मिनट विभाजित होती है यानी हर 1 मिनट में दुगनी हो जाती होगी, और उसे एक कप भरने में 1 घंटा लगता है। तो कप का 1/4 भाग भरने में उसे कितना समय लगेगा? देखिए एक कप है, ठीक है, वो कप आपका 60 मिनट में पूरा भर जाता है। पूरा भरेगा कब? जब वो अपने पिछले का दुगना हुआ होगा। तो दुगना कहने का मतलब इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 1 मिनट हम पीछे की ओर जाते हैं तो वो क्या होगा? आधा होगा। क्या होगा? आधा होगा। तभी अगले मिनट में सीधे वो दुगना होके क्या हो जाएगा? कप को भर देगा। ठीक है। तो जब वो 59वें मिनट में आधा होगा तो 58वें मिनट में उसका भी तो आधा होगा ना। इसका मतलब 58 मिनट्स में वो 1/4 फिल हुआ होगा। ठीक है। देखिए यदि एक जीवाणु हर मिनट विभाजित होकर दुगना हो जाता है तो पूरा 1 कप भरने में 60 मिनट लगते हैं। इसका मतलब ठीक 1 मिनट पहले 59वें मिनट में कप कितना होगा? आधा भरा होगा। उससे भी ठीक 1 मिनट पहले 58वें मिनट में कप आधे का आधा यानी 1/4 भाग भरा होगा। इसलिए सही उत्तर क्या होगा आपका? 58 मिनट। अगला प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर? निम्नलिखित में से जीवों का कौन सा जोड़ा जैव उर्वरक बायो फर्टिलाइजर का स्रोत है? कौन सा है फिर? बताइए। ऑप्शन है आपके स्पायरोगाइरा और नॉस्टॉक, फ्रैंकिया एंड ओलिसिरा, ओलिसिरा एंड स्पायरोगाइरा, या स्पायरोगाइरा एंड फ्रैंकिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्रैंकिया और ओलिसिरा। ठीक है। फ्रैंकिया एंड ओलिसिरा आर यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ बायोफर्टिलाइजर. फ्रैंकिया is a genus of nitrogen fixing filamentous bacteria that live in symbiosis with actinoryzil
plants and Olosira is also a genus of cyanobacteria. It may also grow symbiotically with the tissue of plants and provide N2 to its host. फ्रैंकिया और जो ओलोसिरा है का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है क्योंकि ये दोनों ही नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं। फ्रैंकिया जड़ों में गांठें बनाने वाला बैक्टीरिया है और ओलोसिरा एक साइनोबैक्टीरिया नीला हरा शैवाल है जो धान के खेतों आदि में नाइट्रोजन प्रदान करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या होते हैं, ख़त्म होते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है लेकिन इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। यहाँ पे आपके बैक्टीरिया में मतलब लगभग हमने 100 क्वेश्चंस किए हैं प्रीवियस क्लास को देख के, तो ये आपके लिए काफ़ी रहेंगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए। और अगर उत्तराखंड एलटी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको और डिटेल में कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चंस लगभग आपको इतने अगर कंफर्म है तो आप इससे रिलेटेड, क्योंकि एक क्वेश्चन अगर आप पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन भी आपसे क्लियर हो जाता है। ठीक है, अगर बीजे एजुकेशन के चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और अगर नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा और उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगी। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, बाय।